गुड मॉर्निंग क्लास 8। हम ग्रामर के काफ़ी सारे टॉपिक्स जो थे वो कंप्लीट कर चुके थे। आज से हम हमारी बुक स्टार्ट कर रहे हैं लेसन वाइज। हमारा फर्स्ट, सबसे पहले तो बता दूँ, लास्ट ईयर जो बुक थी वो चेंज हो चुकी है। अभी जो आपकी कोर्स में बुक है उसका नाम है हनी ड्यू, और आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे। इससे पहले कुछ चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू लेसन में क्या क्या है। क्योंकि देखिए लेसन का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि ये क्रिसमस के आसपास की कोई स्टोरी है। और यहाँ पर बात की गई है प्रेजेंट की। आप लोग जानते हैं कि क्रिसमस पे हमारे यहाँ तो कम मनाते हैं, लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, जो क्रिश्चियनिटी वाली कंट्रीज़ है, वहाँ पर क्रिसमस बहुत बड़ा एक फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है। माइकल मॉरपॉग इनकी लिखी हुई ये स्टोरी है। ये स्टोरी की आउटलाइन की हम बात कर लेते हैं कि स्टोरी है क्या चीज़, कि ऐसी क्या चीज़ है, ऐसा क्या प्रेजेंट है जो वर्ल्ड में बेस्ट दिया जा रहा है। तो ये स्टोरी ऑथर यानी जो राइटर है वो और एक हस्बैंड वाइफ की बीच में घूमती है। जो हस्बैंड है वो एक आर्मी ऑफिसर है और जो लेडी है वो घर पे क्रिसमस के लिए अपने हस्बैंड का वेट कर रही है। कुछ सडन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं कि हस्बैंड वापस नहीं आता है, तो एक लेटर ऑथर को मिलता है और वो किस तरह से उसको प्रेजेंट के रूप में बदल देता है, ये सब हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। क्योंकि ये एक सस्पेंसफुल या एक क्रिएटिव स्टोरी है, इसलिए मैं इसको पूरा बताकर एक जो सस्पेंस है वो नहीं ख़त्म करना चाह रही हूँ। इसको हम पहले स्टार्ट करते हैं। हम उससे पहले बिफोर यू रीड में कुछ दे रखा है। There are some dates or period of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. हिस्ट्री में कुछ टाइम और डेट्स ऐसी होती हैं जो कभी भूली नहीं जा सकती या जो बहुत ही मेमोरेबल रह जाती है। हिस्ट्री दैट मीन्स आज से जो पिछले हम 10 सालों में कर चुके वो हमारी हिस्ट्री है, लेकिन 10 सालों का हर एक डे और हर एक मोमेंट, हर एक सेकंड हमको याद नहीं रहता है, राइट। लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें हमारे पास्ट की याद रहती हैं। तो वही सारा राइटर कहना चाह रहा है कि हिस्ट्री में कुछ टाइम, कुछ पीरियड, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हिस्ट्री क्रिएट कर देते हैं, जो दोबारा से वो फर्स्ट टाइम ही होते हैं, दोबारा से वो कभी उनका जो उसमें नए इनोवेशंस हो सकते हैं, लेकिन वो चीज़ें जो होती हैं वो पहली बार ही होती है। द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट, अ वॉर बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स इन 1914। ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी में एक वॉर का जिक्र किया गया है, एक वॉर के बारे में बताया गया है। वो वॉर किस किस के बीच में हुई थी? बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन्स और ब्रिटिश के बीच में वॉर हुई थी इन 1914 में हुई थी। कैन यू गेस विच वॉर इट वॉज? क्या तुम गेस कर सकते हो कि वो वॉर कौन सी थी? अब यहाँ पर नीचे कुछ दे रखे हैं। Do you know which events the date before below refer to? यहाँ कुछ डेट्स दे रखी है, आपने देखी, उसके आंसर्स भी नीचे दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ डेट्स दे रखी हैं। क्या आप लोग जानते हैं कि कौन कौन सी डेट है? 4 जुलाई 1776। ये डेट क्यों इम्पॉर्टेंट है? अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। अमेरिका जब इंडिपेंडेंट हुआ था, जब उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की थी, तो वो डेट थी 4 जुलाई 1776। अब नेक्स्ट डेट है 17 दिसंबर 1903। विल्बर एंड ओलिवर राइट, आप बहुत अच्छे से इनको जानते होंगे, साइंटिस्ट के नाम सुन चुके होंगे। मेड द फर्स्ट फ्लाइट, यानी कि पहली बार प्लेन उड़ाया था। रिमेन इन द एयर फॉर 12 सेकेंड्स, 12 सेकेंड्स के लिए वो हवा में उड़े थे।
एंड कवरिंग 120 फीट्स, और उन्होंने 120 फीट्स जितना कवर कर चुका था। यानी कि दुनिया की सबसे पहली उड़ान जो भरी गई थी वो कब भरी गई थी? इन 17 दिसंबर 1903 में। 6 अगस्त 1945, ये आप लोग हिस्ट्री में सोशल में पढ़ चुके होंगे। 6 अगस्त 1945 की इम्पॉर्टेंट है। दिस इज द डेट ऑफ हिरोशिमा डेट। हिरोशिमा, जब जापान के एन एटॉमिक बॉम्ब वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा इन जापान ऑन दिस डे। हिरोशिमा पे एक बॉम्ब गिराया गया था, एटॉमिक बॉम्ब गिराया गया था, जिसका असर उस कंट्री पे सालों तक, उस जगह पर सालों तक नजर आया। ये काफ़ी भारी क्षति थी, कह सकते हैं। 30 जनवरी 1948, ये क्या था? एसोसिएशन ऑफ महात्मा गांधी। 12 अप्रैल 1961, यूरी गारियन बिकम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ। And last date है 20 July 1969, Neil Armstrong become the first human to set foot on the moon। ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स है, ये आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस भी हैं, साथ में आंसर भी दे रखे हैं ना। तो ये सारी डेट्स अगर आपको याद रहती है तो एक अच्छी बात है, एक जनरल नॉलेज की थिंग थी हमारे लेसन स्टार्ट होने से पहले। अब यहाँ पर हमारा लेसन स्टार्ट हो रहा है। I spotted in the junk shop in Birdport a roll top desk। अब यहाँ पर राइटर कह रहा है कि मैं एक जंक शॉप आप जानते हैं, कबाड़ी की दुकान, जहाँ पर हम रद्दी की दुकान कह सकते हैं, पर रद्दी की दुकान पे तो सिर्फ अखबार वगैरह मिलते हैं। कबाड़ी की दुकान जहाँ पे फर्नीचर वगैरह भी हमें सेकंड हैंड मिल जाते हैं। तो वहाँ पर जो एक बर्ड पॉट में थी रोल टॉप डेस्क देखा। रोल टॉप यानी कि बड़ी सी राइटिंग टेबल देखी। The man said it was early 19th century and oak। जो जिसकी वो शॉप थी, जंक शॉप थी, उस आदमी ने कहा कि 19th सेंचुरी की है और ओक एक ट्री का नाम है, ओक की लकड़ी से बनी हुई, यानी कि काफ़ी मजबूत और काफ़ी कॉस्टली होती है वो टेबल। I had wanted one but they were far too expensive। तब राइटर कह रहा है कि मैं अपने मन में सोच रहा है कि मैं ओक टेबल जो है वो बहुत पहले से खरीदना चाह रहा था, लेकिन ओक लकड़ी से बनी जो टेबल होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और उसके बजट से बाहर थी, इसलिए वो कभी भी इसे खरीद नहीं पाया। This one was in a bad condition, the roll top in several pieces, one leg clumsily mended, scratch marks all down one side। अब राइटर क्या कह रहा है, लेकिन ये जो टेबल थी वो थोड़ी बुरी कंडीशन में थी। बुरी कंडीशन में क्या था? जो रोल टॉप था उसके टुकड़े हो चुके थे, यानी कि जो उसका सरफेस होता है, उसका जो बेस होता है जिस पे हम लिखते हैं, वो काफ़ी तरह से क्रैक हो चुका था और छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका था। वन लेग क्रम्सली मेंडेड, एक पैर भी जो उसका था वो टूट गया था। स्क्रॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड, और एक तरफ से काफी सारे स्क्रॉच मार्क जो थे वो बहुत सारे आ रहे थे। नेक्स्ट लाइन है, इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। और इस वजह से, क्योंकि वो टूटी फूटी थी, जगह जगह से टूट चुकी थी, बहुत स्क्रैच मार्क्स थे उसके अंदर, इस वजह से वो थोड़ी सस्ती पड़ रही थी। आई थॉट आई कुड रीस्टोर इट। अब राइटर क्या कह रहा है, मैंने सोचा कि मैं इसको फिर से अच्छी कर दूंगा, यानी कि मैं इसको घर ले जाता हूँ, खरीद लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा काम कर दूंगा तो ये वापस से नई टेबल हो जाएगी। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ये एक रिस्क था, एक चैलेंज था कि क्या पता वो सही हो पाएगी नहीं हो पाएगी, लेकिन फिर भी मुझे वो टेबल चाहिए थी क्योंकि वो ओक वुड की बनी हुई थी। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage। उसने पैसे दिए उस जंक शॉपर को और वो टेबल घर पे ले आया और कहाँ ले गया? अपने वर्क रूम में। वर्क रूम कहाँ था? द बैक ऑफ द गैरेज, उसके घर के गैरेज के पीछे वाले रूम में जहाँ पे उसका वर्कशॉप था, वर्क रूम था, वहाँ पर उसको ले गया। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव।
अब उसने उस टेबल के ऊपर काम करना शुरू कर दिया, और कब से? क्रिसमस ईव के पहले से उसके ऊपर काम करना उसने स्टार्ट कर दिया। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. अब उसने क्या किया कि जो ऊपर का टॉप था, जो छोटे छोटे पीसीज में टुकड़े हो चुके थे, उसको पूरी तरह से निकाल दिया। उसमें कुछ ड्रॉवर्स भी थे, उसने वो सारे ड्रॉवर्स भी अंदर से निकाल दिए। The veneer had lifted almost everywhere. चारों तरफ से जो उसकी प्लाई थी, या कह सकते हैं ऊपर जो एक शीट सी लगी हुई थी, वो चारों तरफ से निकल चुकी थी। It took like water damage to me. अब राइटर क्या कह रहा है कि मुझे ये लग रहा था कि ये सिर्फ आग से ही नहीं खराब हुई थी, ये पानी से भी डैमेज हो चुकी थी। Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. अब वो कह रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी और फायर और वाटर दोनों से ही इस टेबल को काफ़ी सारा नुकसान पहुंच चुका था। द लास्ट ड्रॉअर वॉज स्टक फास्ट। उसने सारी ड्रॉअर्स तो निकाली, लेकिन जो लास्ट वाली ड्रॉअर थी वो बहुत ज़्यादा फंसी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। वो उसको धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रहा था कि धीरे धीरे से, हल्के हाथ से अगर खींचूं तो बिना डैमेज हुए ये आसानी से निकल जाए। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। लेकिन जब हल्के हाथों से नहीं निकली तो उसने अपना पूरा दम, मुट्ठी टाइट करके पूरे दम लगाकर उसको खींचा। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फीस्ट and the drawer flew open and revealed a shadow space underneath a secret drawer. उसने अपना जब पूरा दम लगा के उसको खींचा तो एक झटके से ड्रॉअर जो थी वो उसके साथ बाहर आई और उसको भी धक्का लगा और वो गिर गया। लेकिन जब वो गिरा तब उसकी नज़र अंदर उस ड्रॉअर के अंदर एक छोटे से सीक्रेट ड्रॉअर के अंदर पड़ी जो उसके अंदर बना हुआ था। There was something in there. उसके अंदर जो सीक्रेट ड्रॉअर थी, उस सीक्रेट ड्रॉअर को जब उसने खोल के देखा तो उसके अंदर उसको कुछ पड़ा हुआ मिला। I reached it and took out a small black tin box. जब उसने उसको बाहर निकाला तो देखा कि उसके अंदर एक छोटा सा टिन बॉक्स है। Sellotaped to the top of it was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25, 1915. अब वो जो टिन का बॉक्स था उसके ऊपर सैलो टेप से एक नोट लगा हुआ था, एक कागज का छोटा टुकड़ा लगा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था जिम्स लास्ट लेटर। जिम का लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25। कब रिसीव हुआ था? जनवरी 25 को इन 1915। और वो जो लिखा हुआ था वो काफ़ी शेकी हैंड राइटिंग से लिखा हुआ था, यानी कि कांपते हुए हाथों से लिखा हुआ था। टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। और उसके साथ क्या लिखा हुआ था कि मेरे साथ इस लेटर को दफनाया जाए जब मैं मरूं। यानी ये किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेटर था। ये लेटर था जिम का। जिम ने किसी को लिखा था और उसने उस टिन के बॉक्स के ऊपर एक चिट लगा रखी थी कि जब मैं मरूं और मुझे दफनाया जाए तब इस लेटर को मेरे साथ रखा जाए। I knew as I did it that it was wrong to me to open the box, but curiosity got the better of my clubs. अब वो क्या कह रहा है कि किसी का लेटर खोल के पढ़ना ये तो बहुत बुरी बात है। ऑब्वियस, किसी की चीज़ों को हम बिना पूछे टच नहीं कर सकते, लेकिन वो कंडीशन ऐसी थी कि राइटर से रहा नहीं जा रहा था, उसकी क्यूरियोसिटी बढ़ गई थी, क्योंकि जो उसके ऊपर जो चिट लगी हुई थी उसमें लिखा हुआ था कि ये जो लेटर है वो मेरे साथ दफनाया जाए जब मैं मरूं तब। तो उसके लिए जानना बहुत क्यूरियोसिटी हो गई कि ये लेटर जो है वो किसका है और किसके लिए लिखा गया है। इट यूजुअली डज। और मुझसे ये गलती हो गई कि मैंने बिना पूछे किसी की चीज़ को ओपन कर दिया। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवेलप। जब उसने उस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर एक एनवेलप था। द एड्रेस रीड। उसने उस एड्रेस को रीड किया। मिसेस जिम
मैकअप्सन, ये किसके लिए लिखा हुआ था? ये लेटर किसने लिखा था? जिम ने। किसके लिए लिखा था? मिसेस जिम के लिए। मिसेस जिम मैकअप्सन 12 कॉपर बीच बर्ड पॉट डॉर्सेट। ये डॉर्सेट में कोई रहने वाली जगह है, जो पूरा एड्रेस लिखा हुआ है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने उस लेटर को बाहर निकाला। राइटर कह रहा है मैंने इस लेटर को बाहर निकाला और उसको अनफोल्ड किया, यानी कि फोल्ड करना क्या होता है? उसको समेटना। अनफोल्ड यानी उसको खोलना। इट वॉज रिटर्न इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। अब ये देखो रिसीव कब हुआ था? January 25, 1915 को। लिखा कब गया था? December 26, 1914, यानी कि इसके बीच में सिर्फ 1 मंथ का डिफरेंस था। तो 1 मंथ बाद ये लेटर जो था वो मिसेस जिम को मिला था और लिखा कब था? 26 दिसंबर को। ठीक है, अब ये लेसन हम अभी यहीं पर ड्रॉप करते हैं। ये हमारा जो बाकी का रेस्ट ऑफ लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। सुप्रभात विद्यार्थियों, जैसा कि हमने कल जो प्रकरण देखा था विसर्ग संधि, उसमें प्रमुख 2 नियमों के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें अ के बाद अ हो तो ओ, अ के बाद कोई घोष व्यंजन हो तो भी ओ में बदलता है और दूसरा नियम था अ हो बाद में ई या ए हो तो वहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, विसर्ग का लोप हो जाता है। इसके बारे में देखा था। आज इसका हम तीसरा नियम क्या है उसके बारे में देखेंगे। तीसरे नियम के अनुसार देखते हैं तो यदि विसर्ग से पहले, वहाँ जो 2 नियम थे उसमें क्या था? ओ में बदलना और ओ में नहीं बदलना, दोनों बातें थी। तीसरा नियम कहता है कि यदि विसर्ग से पहले अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो, विसर्ग से पहले हमारा विसर्ग लगा हुआ है, उससे पहले अ के अतिरिक्त अ नहीं होगा, इसका मतलब ई होगा, बड़ी ई होगा और उ होगा। अगर ई उ हो, ठीक है, अतिरिक्त को अन्य स्वर हो अथवा किसी वर्ग का तीसरा, चौथा या 5वां वर्ण हो, यदि या तो कोई तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण भी हो सकता है, तो कौन सा हो गया? घोष व्यंजन हो गया, है ना। तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण घोष व्यंजन हो गया। या फिर क्या आ जाए? य, र, ल, व और ह, ये भी आ सकते हैं विसर्ग से पूर्व। अगर ऐसा भी होता है तो विसर्ग के स्थान में र हलंत हो जाता है। विसर्ग का क्या होगा? र हलंत होगा। तो यहाँ देखें तो बही का ई आ गया और बाद में क्या आ गया? आक्रमण शब्द आ गया, तो बहिराक्रमण हो गया। बहिधन भाग आ गया, बहिर्भाग हो गया। आशीहधन वचन हो गया, आशीर्वचन हो गया। धनुधन वेद का धनुर्वेद हो गया। ज्योतिधन मय का ज्योतिर्मय हो गया और यजुधन वेद का यजुर्वेद हो गया। इस प्रकार तो ये नियम क्या बता रहा था? यदि विसर्ग से पूर्व अ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर हो और बाद में कोई घोष व्यंजन हो, अर्थात तीसरा, चौथा, 5वां व्यंजन हो, वर्ण हो और य, र, ल, व, ह हो, तो वहां पर जो विसर्ग का लोप होकर के र हलंत हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। विसर्ग संधि, यदि विसर्ग के बाद च, तालव्य और श आता है तो विसर्ग श हलंत हो जाता है। विसर्ग संधि, विसर्ग के क्या बाद आना चाहिए? च आना चाहिए और तालव्य श आता है तो वहां पर, है ना, इसको तालव्य स कहते हैं, इसलिए यहाँ पर श तालव्य हलंत हो जाता है। तो क्या नियम है? विसर्ग आएगा, विसर्ग के बाद में विसर्ग हमारा ये हो गया, फिर बाद में क्या आता है? अघोष व्यंजन। अभी सघोष अघोष के बारे में अध्ययन किया तो अघोष क्या थे? तीसरा, चौथा, 5वां और पहला, दूसरा है जो अघोष व्यंजन में आते हैं। तो अघोष व्यंजन च और श है तो यहाँ विसर्ग श हलंत में हो जाएगा। विसर्ग धन च का ये श च हो जाता है। इस प्रकार विसर्ग के बाद अगर ये श आता है, तालव्य श, तो ये श हो जाता है। अंतःतन चेतना, अंतःचेतना, अंतःचेतना, तपदनचर्या, तपश्चर्या, यशदन शरीर, यश शरीर और यशदन शेष, यशश शेष। अब इन चारों उदाहरणों में देखते हैं तो यहाँ पर विसर्ग से पूर्व क्या था? विसर्ग के बाद में क्या आ गया? च,
ठीक है, यहाँ पर भी च है तो ये अपने आप में किस में बदल गए, च में। इस प्रकार यश शरीर में श विसर्ग का श वापस तालव्य श आधे में बदल गया। इस प्रकार ये नियम बताता है कि अगर विसर्ग के बाद में च और श तालव्य आता है तो श च में बदल जाते हैं। इस प्रकार आगे बढ़े। नियम नंबर 5, यदि विसर्ग से पहले क्या हो, अ हो या आ हो। विसर्ग से पहले अ भी हो सकता है, आ भी हो सकता है तथा बाद में त या दंत स आता है। जैसे पहले उदाहरण मैंने बताया था दूधनकर, दुष्कर, है ना। तो यहाँ पर विसर्ग के बाद अघोष व्यंजन आता है, त या स दंत वर्ण आता है ना, अघोष है, ठीक है। त और श दोनों, तो अघोष व्यंजन या त श विसर्ग का श हो जाता है। तो विसर्ग में अघोष व्यंजन भी आएंगे। देखो मन धन ताप, यहाँ त हमारा अघोष है, पहला वर्ण है, दूसरा भी मन धन ताप, मनस्ताप हो गया, शिर धन त्राण, शिरस्त्राण हो गया, त्र त दंद्र, है ना। त्र जो है हमारा त से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर पहला वर्ण है, इसलिए शिरस्त्राण हो गया। नम दनते, नमस्ते, यहाँ पर विसर्ग का श हलंत हो गया। पुर दन सर्ग, पुरस्तर हो गया। प्रातः दन स्मरण का प्रातः स्मरण हो गया, है ना। तो विसर्ग का या प्रातः स्मरण भी प्रयुक्त किया जाता है, दोनों सही है। या तो प्रातः स्मरण होगा या फिर प्रातः स्मरण होगा। इस प्रकार इन नियम में इसमें क्या बताया था कि अ या आ हो, पहले विसर्ग से पहले अ आ हो या बाद में दंत वर्ण त और श भी हो, तो इस प्रकार वहां पर विसर्ग का लोप हो करके स हलंत हो जाता है। नियम नंबर 6, यदि विसर्ग से पहले अ या आ हो, वो भी नियम था, अ या आ हो, लेकिन उसमें दंत त और श हो या पहला अघोष व्यंजन पहला दूसरा हो तो वहां पर स हो जाता है। अब विसर्ग से पहले अ या आ हो तथा बाद में क या प हो, बाद में क्या हो, क या प हो, तो वहां पर विसर्ग स हलंत हो जाता है। दूसरा भी नियम है, पहले त और श था तो भी स हलंत, और अ आ के बाद में क या प भी हो तो भी स हलंत होगा। अ विसर्ग के बाद आ, विसर्ग के बाद धन क और प आते हैं, विसर्ग स हलंत में बदलता है। इस प्रकार विसर्ग के बाद क आया तो क हो गया, फिर विसर्ग के बाद प शब्द। इस प्रकार ये जो शब्द बनेंगे, नमदनकार, नमस्कार, पुरदनकार, पुरस्कार, तो यहाँ पुरह और कार, फिर यहाँ पर विसर्ग का क्या हो गया, सहलंत, पुरस्कार। बादनकर, भास्कर अर्थात सूर्य। इस प्रकार तिरहदनकार, तिरस्कार शब्द बना। बादनपति, बाष्पति, ये बाष्पति, सूर्य, ये भी। बृहदनपति, बृहस्पति। परहदन, पर, परस्पर। वाचदनपति, वाचस्पति। तो यहाँ पर जब विसर्ग से पूर्व अ या आ हो और विसर्ग के बाद क या प हो तो ये स हलंत में बदल जाते हैं। इस प्रकार नवदनकार का नमस्कार, इस प्रकार इन विभिन्न प्रकार के उदाहरण सहित बनते हैं। आगे का जो है, अब आगे के जो एक दो नियम और रहे हैं उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और भी इनके बहुत से जो नियम हैं, लेकिन संयुक्त रूप से देखें तो कहीं न कहीं कम से कम नियमों में हमारे अधिक से अधिक जो हो जाए उसके बारे में हम चर्चा कल के वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग क्लास 8 पार्ट 9 कंटिन्यू करेंगे। हम देख रहे थे कि प्लास्टिक जो थे, हमारे सिंथेटिक प्लास्टिक जो थे, उनका डेली रूटीन या लाइफ में यूजेस क्या है, प्लस उसके साथ दो लाइन में ये भी देख रहे हैं कि उनका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है। इंडस्ट्री में हर एक प्लास्टिक को बनाने का अपना तरीका होता है, तो वो बनाने के लिए उनको रॉ मटेरियल के रूप में कौन कौन से चीज़ें चाहिए होती है। कुछ चीज़ें पेट्रोलियम प्रोडक्ट के रूप में होती है, कुछ उनमें एक्स्ट्रा केमिकल के रूप में ऐड करके कैसे प्लास्टिक का फॉर्मेशन किया जाता है। अब मैं नेक्स्ट देखूंगी। पहले हमने देख लिया था पॉलीथीन, कुछ देखा था, यहाँ पे था ये
यहाँ पे देखा था पॉलीथीन, तो पॉलीथीन कैसे बनता है, ये इथिन गैस मैंने लिखवाया था, उसके बाद में उसके 2-3 यूजेस लिखने को बोला था। अब है पॉलीप्रोपिन, सेकेंड टाइप का है हमारा प्लास्टिक, उसका देखते हैं हम पॉलीप्रोपिन क्या चीज़ है, ये कैसे बनता है। तो सबसे पहले तो आपको लाइन से देख के ही पता चल जाएगा कि कैसे इसको हमें इसका मैन्युफैक्चरिंग या इसका जो प्रोसेस है बनाने का, यहाँ पे आप अंडरलाइन कर सकते हो। फर्स्ट लाइन ही इसकी नोट्स की तरह बन गई, फर्स्ट पॉइंट, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपीन। पॉलीमराइजेशन तो आपको लर्न करना ही है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ, यहाँ तक की लाइन तो कॉमनली सब में आ रही है, सारी चीज़ों में नहीं भी आ रही है तो आप अपनी तरफ से लिख दो। उसके बाद आगे का ये मेन चीज़ है कि हर चीज़ को बनाने के लिए यहाँ पर हर चीज़ अलग हो जाएगी। यहाँ पे जैसे हम पॉलीप्रोपिन बनाने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ क्या आएगा, प्रोपिन। वहाँ जैसे पॉलीथीन हमने पढ़ा था तो वहाँ पे क्या हो गया था, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन गैस हो गया था, फिर इथेन का फॉर्मूला आ गया था। अब यहाँ पे पॉलीप्रोपिन पढ़ने जा रहे हैं तो इथेन तो आएगा ही नहीं, यहाँ पे प्रोपिन आ जाएगा। बहुत इजी है, आपको क्या लर्न करना है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोपिन। ठीक है, प्रोपिन मॉलिक्यूल से होता है, प्रोपिन का फॉर्मूला यहाँ दे रखा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। तो ये लाइन आपको पॉइंट वाइज अंडरलाइन करनी है और इसको क्लास के खत्म होने के बाद नोट्स में फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा। देन आप सेकंड पॉइंट में क्या लिखोगे, यूजेस। तो आपको जो पसंद आए 2 या 3 यूजेस काफ़ी है, उतने में लिख दो आप। जैसे यहाँ लिखा है यूज्ड फॉर मेकिंग सिंथेटिक कारपेट, कारपेट बनाने में पॉलीप्रोपिन का यूज़ करते हैं। सेकेंड चीज़ है मेकिंग रॉप्स, रस्से बनाने में। पैकेजिंग मटेरियल एंड कंटेनर, पैकिंग मटेरियल और कंटेनर अगर बनाने हो तो पॉलीप्रोपिन का यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट है यूज्ड फॉर मेकिंग कोलैप्सिबल टॉयज, ऐसे टॉयज जो कोलैप्स हो जाते हैं, सॉफ्ट टॉयज जो होते हैं वो भी किससे बनाए जाते हैं, पॉलीप्रोपिन से। फोर्थ पॉइंट है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग द बॉडी ऑफ ऑटोमोबाइल बैटरीज, ऑटोमोबाइल में जो बैटरीज यूज़ होती है, व्हीकल्स में यूज़ होने वाली बैटरी, उसका क्या बना, वो जो चीज़ बनाई जाती है वो भी पॉलीप्रोपिन में इसका यूज़ करके बनाते हैं। तो आपको इनमें से जो 2 पॉइंट अच्छे लगे आप उनको यूजेस के रूप में लिख सकते हो। नेक्स्ट है पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसको शॉर्ट में बोलेंगे PVC। अभी नेक्स्ट प्रीवियस किसी वीडियो में भी आपको बताया था, किसी पार्ट में PVC ऑलरेडी आ चुका है, वाइनिल क्लोराइड। तो ये किससे बनता है, अब यहाँ पे भी वही सेम लाइन है, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। ठीक है, यहाँ पे प्रोपिन है तो यहाँ पे आपका PVC के बारे में पढ़ रहे हैं तो यहाँ नाम भी किसका आ जाएगा, वाइनिल क्लोराइड। अब इसका यूजेस देख लेते हैं। मेकिंग सोल्स ऑफ शूज़, शूज़ के सोल्स बनाए जाते हैं। मेकिंग हैंडबैग एंड रेनकोट, वो बनाए जाते हैं PVC से। नेक्स्ट है मेकिंग वाटर पाइप, वाटर टैंक एंड सैनिटरी फिटिंग्स, सैनिटरी फिटिंग्स जो होती है जैसे पाइप लाइन वगैरह जो होते हैं वो भी इससे ही बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग डेकोरेटिव वाइनिल फ्लोरिंग, वाइनिल फ्लोरिंग से जो टाइल्स वगैरह होती है या ऐसी चीज़ें जो हमारे किचन में लगाई जाती है वो भी बनाई जाती है। इट इज़ यूज्ड फॉर सुपीरियर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक वायर, बहुत ही ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी करंट को फ्लो करने वाले जो वायर्स होते हैं उन पे भी इनका PVC का कोटिंग किया जाता है। उसके बाद है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स जो बनाए जाते हैं वो भी PVC के थ्रू बनाए जाते हैं। अब आपको थर्ड तक लिख दिया। अब फोर्थ प्लास्टिक कौन सा है, टेफ्लॉन। तो इसका आप लिखोगे यहाँ पे जैसे नाम दे रखा है पॉलीटेट्राफ्लोरोथीन, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथीन। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ टेट्राफ्लोरोइथीन, इसके टेफ्लॉन के साथ में यहाँ पे नाम दे दिया है। ये चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है, प्रिपेयर्ड बाय के बाद पॉलीमराइजेशन ऑफ इसके थ्रू इन मॉलिक्यूल्स, टेट्राफ्लोरोइथीन के मॉलिक्यूल से क्या बनाया जाता है, टेफ्लॉन। उसके बाद आप इसका यूज़ लिखोगे, इट इज़ अनएफेक्टेड बाय हीट एंड केमिकल। ये चीज़ें जो होती है टेफ्लॉन वाली वो हीट और केमिकल से रिएक्ट नहीं हो पाती, मतलब कितना भी हीट करो वो मेल्ट नहीं होगा। इसका यूज़ कहाँ पे, ल्यूब्रिकेंट, स्पेशली इन दोज पार्ट्स ऑफ मशीन वेयर ऑयल कैन नॉट बी इजीली अप्लाइड। ल्यूब्रिकेंट के रूप में टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है जहाँ पर हम जिन मशीन्स के पार्ट्स जो होते हैं, हर मशीन में ऑयलिंग करनी पड़ती है ना, ऑयलिंग को हम बोलते हैं ल्यूब्रिकेंट। ल्यूब्रिकेंट यानी ऐसा स्टिकी मटेरियल, ऐसा स्टिकी लिक्विड जिसको डालने से हमारा मशीन जो है, हमारा मशीन का जो पार्ट है वो स्मूथली वर्क करे। तो जिन मशीन में या जिन पार्ट्स में हम ऑयल नहीं डाल सकते, डायरेक्ट ऑयल को अप्लाइड नहीं कर सकते, वहाँ पर टेफ्लॉन का यूज़ किया जाता है एज अ ल्यूब्रिकेंट। दोज पार्ट मशीन वेयर ऑयल कैन नॉट बी इजीली अप्लाइड। सेकेंड पॉइंट है इट हैज़ एंटी स्टिक प्रॉपर्टी, एंटी स्टिक प्रॉपर्टी है। ल्यूब्रिकेंट भले यूज़ हो रहा है पर इसमें चिपकने वाला गुण नहीं होता, इसीलिए जहाँ ऑयल यूज़ नहीं होता वहाँ टेफ्लॉन यूज़ होता है।
इट इज़ कोटेड ऑन द सरफेस ऑफ बेकिंग और फ्राइंग यूटेंसिल्स। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे यूटेंसिल्स होते हैं किचन वेयर में जहाँ पर इनके अंदर टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है, जहाँ पर वो नॉन स्टिक की तरह यूज़ होते हैं। नॉन स्टिक पेन होते हैं ना, सारे घर में पता होते हैं हमको, देखे हमने। तो टेफ्लॉन कोटिंग किचन वेयर ये जो आपको दिख रहे हैं, इनके अंदर जो कोटिंग होती है वो किसकी होती है? टेफ्लॉन की, ताकि वो नॉन स्टिक की तरह बिहेव करे। अब हो गया ये किसका था? टेफ्लॉन का। तो आपको यहाँ पे लिखना है टेट्राफ्लोरोइथेन का, ये लाइन फर्स्ट लाइन लिखनी है, और सेकेंड लाइन में आपको लिखना है इसका यूज़। जो 2 पॉइंट आपको समझ में आए वो आप लिख देना शॉर्ट में। अब है पॉलीस्टाइरीन, कौन सा है? 5th पॉइंट। इट इज़ अ लाइटर पॉलीमर ऑफ पॉलीथीन, इट कैन बी इजीली मोल्डेड ऑन हीटिंग, बहुत इजीली ये मोल्ड हो जाता है गर्म करने पर। When air is blown through molten polystyrene, it form a very light form, मतलब ये जब इस पे एयर ब्लोन की जाती है तो वेरी लाइट फॉर्म यानी लाइट वेट के फॉर्म निकलते हैं झाग, विच इज़ एन एक्सीलेंट इंसुलेटिंग एंड पैकेजिंग मटेरियल, जिसका यूज़ हम एक अच्छे इंसुलेटर के रूप में कर सकते हैं। इंसुलेटर मतलब कंडक्टर का अपोजिट, जो इलेक्ट्रिसिटी हीट को पास नहीं होने देता। और पैकेजिंग मटेरियल में भी हम इसका पॉलीस्टाइरीन का यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ करते हैं? ये लाइन अंडरलाइन करना है इसका फर्स्ट पॉइंट। इट इज़ अ लाइटर पॉलीमर ऑफ पॉलीथीन एंड कैन बी इजीली मोल्डेड ऑन हीटिंग। ये 2 पॉइंट अंडरलाइन करके लिख देना। उसके बाद 2 यूजेस। यूज्ड फॉर मेकिंग कंटेनर विच आर यूज्ड एज आइस बॉक्स, आइस बॉक्स की तरह जो कंटेनर यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर पॉलीस्टाइरीन यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉमनली एम्प्लॉयड इन इंसुलेटिंग रेफ्रिजरेटर एंड कोल्ड स्टोर, जो कोल्ड स्टोर्स होते हैं और जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनके इंसुलेटर इसी से बनाए जाते हैं, ताकि गर्म हवा अंदर एंटर ना करे और अंदर वाली जो कूल एयर है वो बाहर ना आए। फॉर पैकेजिंग एक्सपेंसिव आइटम्स सच एज सेलफोन, टीवी एट्सेट्रा, सेलफोन टीवी को जो पैकेजिंग करने का कंटेनर आता है वो भी इसी से बना होता है, ताकि ये क्या बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, डेलिकेट होते हैं, बहुत जल्दी इनका जो भी मिरर या लेंस जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, तो इनको उसमें पैकिंग किया जाता है। नेक्स्ट है प्लास्टिक एंड द एनवायरनमेंट। अब यहाँ तक के कितने थे? 5। पॉलीथीन, पॉलीथीन के बाद में सेकेंड हमने पढ़ा पॉलीप्रोपिन, थर्ड पीवीसी, फोर्थ हमने पढ़ा, उसके बाद टेफ्लॉन पढ़ा और लास्ट पढ़ा पॉलीस्टाइरीन। इनके आपको नोट्स कैसे बनाने मैंने अच्छे से समझा दिया। ये समझाने के बाद ये टॉपिक पूरा खत्म हो गया कि हमने इस चैप्टर में कौन कौन से सिंथेटिक फाइबर पहले पढ़ लिए थे, देन उसके बाद हमने प्लास्टिक ले लिया, तो प्लास्टिक भी पढ़ लिए, उसके यूजेस भी देख लिए हमने। अब हम क्या देखेंगे यहाँ पर? प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट। प्लास्टिक की वजह से एनवायरनमेंट में क्या अच्छा हुआ है और क्या बुरा हुआ है। अच्छा तो बहुत कम ही हुआ है, एनवायरनमेंट के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है। हमारे लिए ये है कि हमारे लिए प्लास्टिक जो है वो बहुत ज़्यादा यूजेबल है, लेकिन एनवायरनमेंट के लिए तो हार्मफुल ही है, पता है आपको। तो वो सारा इस चैप्टर में, इस लास्ट टॉपिक है ये, थोड़ा इसमें पढ़ेंगे। व्हेन वी गो टू मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैक्ड इनटू पॉलीथीन बैग्स। बहुत सारी चीज़ें हम मार्केट में जाते हैं तो प्लास्टिक पॉलीथीन में ही कैरी करके लेके आते हैं, पैक करके लेके आते हैं। हालांकि इस पे बैन है, फिर भी बहुत से शॉपकीपर्स इसको अलाउ करते हैं। दैट इज़ वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन अवर सराउंडिंग। The disposal of the plastic garbage is a major problem all over the world. It is because plastic does not get decomposed by natural processes such as action of bacteria. मतलब ये कि प्लास्टिक हमारे लिए इतनी गंभीर समस्या है तो वो क्यों है? क्योंकि वो डीकम्पोज नहीं होता, उसमें एक चीज़ की कमी है और वो ही सबसे बड़ा इसका हार्मफुल इफेक्ट डालता है ये, कि ये नेचुरली डीकम्पोज नहीं हो सकता। हमारे एनवायरनमेंट में भले कितने भी साल पड़ा रहेगा, ये कभी भी डीकम्पोज नहीं होगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा। अगर ये डिज़ोल्व भी नहीं होगा, अगर ये इसके ब्रेकडाउन के बाद छोटे छोटे पार्टिकल या टुकड़े या मॉलिक्यूल्स भी बचते हैं तो वो सॉइल में पड़े पड़े सॉइल को हार्म करेंगे, बट ख़त्म कभी भी नहीं होंगे। ये सबसे बड़ा इसका क्या है? नेगेटिव पॉइंट है प्लास्टिक का। डू नॉट गेट डीकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस। तो हम इसको एक वर्ड में क्या बोल सकते हैं? प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल, कभी भी बायोडिग्रेड नहीं होता, विच आर डू नॉट डीकम्पोज नेचुरली, कभी भी डीकम्पोज नहीं होता, जैसे एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की वजह से कभी भी डीकम्पोज नहीं होता। अब जिसे यहाँ दे रखा है उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा। डैमेज कॉज बाय प्लास्टिक वेस्ट। आपको वो जो पैराग्राफ पढ़ा है मैंने प्लास्टिक ऑफ एनवायरनमेंट, उनमें से आपको क्या लिखना की ज़रूरत है? खाली एक वर्ड, नॉन बायोडिग्रेडेबल। प्लास्टिक हमारे लिए क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जो डिकम्पोज नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से जो वेस्ट हो रहा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। द मटेरियल्स दैट डू नॉट डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया
एंड टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम टू डिग्रेड आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये नॉन बायोडिग्रेडेबल की क्या हो गई, डेफिनेशन हो गई। अब ये डेफिनेशन ही आपको लिखनी है। मैंने कहा था आगे वाले पैराग्राफ में आपको सिर्फ एक वर्ड लिखना है, नॉन बायोडिग्रेडेबल, और डेफिनेशन लिखनी है। तो ये रही, ये दोनों लाइन उसकी डेफिनेशन हो गई। All kinds of plastic, artificial fiber, tin, aluminium और other metal can are non biodegradable। सिर्फ प्लास्टिक ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। एल्यूमिनियम के टीन हो गए, फाइबर्स हो गए, प्लास्टिक हो गया। द मटेरियल्स विच गेट डीकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच इज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। यानी वो मटेरियल जो अपने आप या बैक्टीरिया की वजह से डीकम्पोज हो जाते हैं तो हम उसको बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, पेपर, कॉटन, वुलन क्लॉथ्स एंड वुड, ये सारे क्या है, ये सारी वो चीज़ें जो कभी ना कभी एनवायरनमेंट में सॉइल में पड़ी रही तो डीकम्पोज हो जाएगी, तो ये सब बायोडिग्रेडेबल है। तो इनसे हमारे नेचर को, हमारे एनवायरनमेंट को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डैमेज कॉज्ड बाय प्लास्टिक वेस्ट। ये 2 पैराग्राफ बचे, उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाएगा हमारा। यहाँ पर आप नॉन बायोडिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल की डेफिनेशन और एग्जाम्पल नोट्स में लिख देना। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम इन क्लास। हम एक्सरसाइज 8.2 कर रहे थे, ठीक है। उसमें 8.2 में आपके इसमें मैंने आपको 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिए थे, 7 क्वेश्चन तक, जिसमें मैंने एक आपको बफेलो वाला क्वेश्चन दिया था। आई होप आपके आंसर आ गए होंगे उसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, देखना। यस, 8 क्वेश्चन देखना। द प्राइस ऑफ टीवी इज 13,000। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट्स एट द रेट ऑफ द 12%। फाइंड द अमाउंट डेट विनोद विल हैव टू पे इट्स बाय इट्स। इसमें आपको ये बताना है कि जैसे एक टीवी है उसकी प्राइस आपको दे रखी है 13,000। अब इसमें सेल टैक्स चार्ज किया, जैसे मैंने आपको बताया था कि वेट टैक्स ऐसे कुछ भी होते हैं, टैक्स, जीएसटी ऐसे कुछ भी होंगे, वो सब जितने भी टैक्सेस होंगे वो सब क्या होते हैं, कोई भी प्राइस होती है उसमें ऐड हो जाएगी, जो मेन वैल्यू होती है उसमें वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। और जो भी मैंने आपको डिस्काउंट बताया था वो डिस्काउंट हमेशा क्या होता है, लेस होता है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉफिट और लॉस का कोई इसमें नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखो सेल टैक्स चार्ज दे रखा है वो भी 12%। जैसे प्राइस है टीवी की 13,000, उसमें 12% चार्ज कर रखा है, ठीक है, 12% चार्ज करना है। तो अब इसमें ये बताएं कि विनोद ने कितना टोटल पे किया, तो विनोद ने पे किया तो इसके लिए हम क्या करेंगे 12%। अब यहाँ पर 12% मीन्स यहाँ पर मनी नहीं दे रही कि 12% कितने रुपीज़ है, तो ये हमें फाइंड करना हो। ये मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी परसेंट की अगर वैल्यू दे रखी है तो उसको हमेशा अगर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो वो जो भी आपकी मेन वैल्यू होगी उसी से हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर हमारे प्राइस दे रखी है, तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर दे रखी है कि प्राइस ऑफ टीवी कितनी दे रखी है 13,000, क्लियर। अब यहाँ पर सेल टैक्स 12%, ठीक है। अब 12% हम क्या करेंगे, इससे फाइंड करेंगे, ठीक है। जो भी 12% कितना है यहाँ पर, सेल टैक्स की जो भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 13,000, 12/100, तो 12% रिमूव होगा तो अपॉन 100। यहाँ पर 20 से 20 कट, और यहाँ क्या आ जाएगा आंसर 12 यहाँ पर देखो अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 3 36 और 12 1 12 और 12 और 36 और 3 कैरी आई थी, ठीक है। और 12 और 3 15, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक 0 था तो वो यहाँ, तो इसका मीन्स सेल टैक्स की वैल्यू कितनी आ गई 1560, ठीक है। इसका मीन्स क्या है, सेल टैक्स इतना चार्ज हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 लिख देना, ही पे टोटल मनी इक्वल टू, अब यहाँ पर देखो 13,000 तो उसकी मेन प्राइस थी, उसमें इसने सेल टैक्स इतना और पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो गए 14,560, तो इसका मीन्स कितना वो करेगा, कितना करेगा कि 13,000 तो पहले उसकी वैल्यू थी
और 1560 मीन्स क्या 1560 उसकी क्या चार्ज आ गया। और मैंने बोला था कि अगर टैक्स है कुछ भी है तो वो तो ऐड ही होना है, माइनस करना ही नहीं है। तो आंसर कितना आएगा 13 और 1 14,560 रुपये उसको पे करने टोटल। क्लियर? यस। ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखना कि अरुण ब्रॉट अ पेयर ऑफ द स्केट एंड द सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन बस 20%। if the amount he pay 1600 find the mark price। अब इसमें देखो, अब इसमें ये दे रखा है कि जैसे अरुण है उसने स्केट, मतलब स्केट तो आप जानते ही हो, उसने डिस्काउंट पर परचेज किए और उसने जो अमाउंट है मतलब पे किया, उसने डिस्काउंट होने के बाद उसने कितना अमाउंट पे कर दिया 1600। तो अब ये बताना है कि उसकी एक्चुअल एमपी कितनी थी, उसकी एक्चुअल मार्क प्राइस कितनी थी। तब अब जैसे मार्क प्राइस दे रखी होती है तो उसका क्या होता है, उससे डिस्काउंट होता है, ठीक है। और डिस्काउंट से फिर क्या होती है, जैसे शॉपकीपर के पास एमपी होती है, मार्क प्राइस होती है, उससे वो डिस्काउंट ऑफर करता है। और डिस्काउंट ऑफर करने के बाद क्या होता है, वो कस्टमर को सेल करता है, ठीक है। तो ये एसपी हो गई, डिस्काउंट हो गया। अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि एसपी दे रखा है, मतलब जैसे अरुण ने यहाँ पर इसको परचेज किया तो उसके लिए तो ये क्या हो गया, एसपी हो गया एक टाइप से, ठीक है। और ये क्या होगी डिस्काउंट, और डिस्काउंट की वैल्यू यहाँ पर दे रखी 20%। इसमें दे रखा है कि 20% डिस्काउंट होने के बाद इतने पैसे थे। यहाँ ये तो 1600 हो गए और ये 20%। अब ये बताना कि उसके आखिर में एमपी कितनी थी, कि किसका 20% करके लेस करके 1600 रुपीज़ हुए। यहाँ पर हम क्या फाइंड करेंगे, एमपी में ये माइनस हो जाएगा डिस्काउंट, तो क्या आ जाएगी एसपी आ जाती है। तो इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। तो इसमें देखना, लिखो समझ के फिर इसको सॉल्व करना है। ये हमेशा ध्यान देना, आप ऐसे प्लस माइनस में मत करना, जैसे ध्यान रखना कि एमपी में डिस्काउंट माइनस होता है तो एसपी आएगी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एमपी फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, एमपी। अब एमपी के लिए देखो, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है आपके जैसे 9, अरुण ब्रॉड अ पेयर ऑफ स्केट्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है 1600 और यहाँ पर डिस्काउंट दे रखा है 20%। अब यहाँ पर ये चीज़ आप देखना कि 1600 यहाँ पर एमपी नहीं है, क्या चीज़ है ये, एसपी। मतलब शॉपकीपर के लिए एसपी और कस्टमर के लिए यहाँ पर क्या है, परचेजिंग प्राइस है। और यहाँ पर ये भी एसपी, ठीक है। ये 20% है, मतलब 20% डिस्काउंट कट करके ये उसकी वैल्यू है, क्लियर। और यहाँ पर हमें फाइंड करनी है एमपी ऑफ मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स, मतलब कितनी वैल्यू थी उसकी 20 डिस्काउंट होने के बाद, डिस्काउंट होने से पहले उसकी कितनी वैल्यू थी, मतलब ये। तो एमपी कितनी हो जाएगी, एमपी हमें फाइंड करनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था, जैसे देखो एमपी, अब एमपी कितनी हो जाएगी, एमपी यहाँ पर एमपी हम क्या ले लेंगे, एक्स ले लेते हैं, एक्स ले लिया मैंने, ठीक है। लिख देना बल, यहाँ ऊपर लाइन लिख सकते हो, लेट द एमपी ऑफ स्केट्स, यहाँ पर ही लिख देना बल, लेट द एमपी ऑफ स्केट्स, एज्यूम कर रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो बी एक्स, ठीक है। ये लाइन लिख दो, तो एक्स। अब यहाँ पर देखना, एक्स में से हम क्या माइनस कर देंगे, डिस्काउंट। अब यहाँ पर देखो, जैसे एक्स तो हमने क्या ले लिया, एक्स हमारे एमपी है और यहाँ पर 20% है, तो एक्स का 20% कि जो भी अगर हम वैल्यू फाइंड करते तो वो जो मेन वैल्यू होगी उससे फाइंड करेंगे। यहाँ पर कोई मेन वैल्यू डिस्काउंट की नहीं दे रखी है, तो एक्स का 20% और यहाँ पर इक्वल में क्या आ जाएगा 1600। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो 0 से 0 कट गया और यहाँ पर ये 1/5 आ गया। तो जैसे x माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा 1/5 x इक्वल्स टू 1600, ठीक है। यहाँ पर x क्यों लिया, पता है ना, कि जिसे वैल्यू परसेंट में दे रखी थी तो इसका फाइंड करना होगा हमें। अब यहाँ पर वही अपॉन में 1, यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 5, तो 5x माइनस x, 1x या x लिख दो, यहाँ पर हो जाएगा 1600 और नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी आपके 4x इक्वल्स टू 5, यहाँ आ जाएगा आपके 1600, ठीक है। बाई टी भी कर देंगे डायरेक्ट, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1600 इंटू 5,
5 तो इंटू में आ जाएगा और 4 डिवाइड में आ जाएगा, तो 4 के टेबल से ये कट गए 400 टाइम, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपके 2000। तो इसका मीन्स उसकी एमपी कितनी थी 2000 में 20% करके आप इसको वेरिफिकेशन करना कि 2000 का 20% फाइंड करके देखना, फिर उसमें से 2000 में जो भी वैल्यू आएगी उसमें वो माइनस कर देना, तो 1600 आपके आंसर आने चाहिए। क्लियर? तो इस टाइप से ये आपके ये वाला क्वेश्चन 9 कंप्लीट। ठीक है, अब 10 है, आई परचेज हेयर ऑफ द 5400 इंक्लूडिंग 8% वेट, फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वॉज एडेड। तो इसमें भी ये वेट दे रखा है, तो ये वाला ये पीछे और है क्या, हाँ क्वेश्चन नंबर 11 भी है जिसमें जीएसटी ये भी दे रखा है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगी। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सोशल साइंस में पॉलिटिकल साइंस का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर हमने कॉन्स्टिट्यूशन वाला पढ़ा था, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, क्या हुआ था, वो सारी चीज़ हमने पढ़ ली थी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर सेक्युलरिज्म का मीन्स क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता यानी कि पर्टिकुलर किसी एक धर्म को फॉलो नहीं करके सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना। और ऐसी जो पॉलिसी वो किसकी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी तो उसमें ये पॉइंट आया था सेक्युलरिज्म, यानी कि हमारा देश क्या है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है जो किसी पर्टिकुलर एक धर्म को फॉलो नहीं करके सभी धर्मों को समान महत्व देता है। देखो लेसन का नाम ही ये दे रखा है, सेक्युलरिज्म द सोल ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की आत्मा। धर्मनिरपेक्षता क्या है, भारत की आत्मा है। जब आप लेसन ओपन करते हो सबसे स्टार्टिंग में आपको कुछ क्विज दे रखे हैं, यानी कि क्वेश्चंस दे रखे हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे क्वेश्चन है। ये सारे आपको आते होंगे, एक बार मैं आपको रीड करके बताती हूँ। नेम एनी 4 रिलीजन दैट ऑर्गेनाइजेड इन इंडिया। आपको ऐसे 4 धर्मों के नाम बताने हैं जिनका उद्भव कहाँ हुआ है, भारत के अंदर हुआ है। ठीक है। विच इज़ द ओल्डेस्ट रिलीजन ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड का सबसे पुराना धर्म कौन सा है, क्योंकि इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप सबको पता है। नेक्स्ट, हु फाउंडेड सिखिज्म, बहुत ईजी आंसर है, हिंदी में भी आता है, सोशल में भी आता है आपके। नेम द 24th जैन तीर्थंकर, सब जने को पता है 24 जो जैन तीर्थंकर है उनका नाम क्या है। विच ग्रेट इंडियन एम्पायर स्प्रेड द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया एंड अब्रॉड। देखो क्या दे रखा है, बुद्ध धर्म की शिक्षाओं को किसने, कौन से एम्पायर ने, यानी कि कौन से शासक ने इंडिया में भी फैलाया था और इंडिया के बाहर भी फैलाया था। तो आपको इसका नाम भी पता है और पर्टिकुलर उस राजा के बच्चों ने भी इस धर्म को फैलाया था, ये भी हमने 7th क्लास में पढ़ा था। तो इन 5 के आंसर आप अपनी नोटबुक में नोट्स के रूप में मेंशन कर देना। अब मैं आपको सबसे पहले ये लेसन पढ़ाने से पहले एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि क्या होता है धर्मनिरपेक्षता, पहले हम उसको समझ लेते हैं। सपोज हम में से कोई बाहर रहता है, पाकिस्तान रहते हैं, हम में से कोई 1% पाकिस्तान गया। जैसे अपने इंडिया में क्या है कि सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। अब वहाँ पाकिस्तान में आप जाके रह रहे हो, लेकिन आप किस धर्म को फॉलो करते हो, हिंदू धर्म को फॉलो करते हो, तो वहाँ पर आपको कोई किराए का मकान नहीं देता है, आपके साथ भेदभाव किया जाता है। तो इस चीज़ को आप सहन करोगे क्या, हम क्यों सहन नहीं करेंगे। देखो 2 बात आती है, हम लोगों के देश में क्या होता है कि सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, वहीं आप पाकिस्तान में चले जाते हो तो वहाँ मुसलमान के साथ बहुत अच्छा बिहेवियर किया जाता है, लेकिन हिंदू का कोई पर्सन जैसे उनको दिखता है या फिर उनके साथ जॉब्स में, रहने के स्थान, ऐसी चीज़ों पर भेदभाव किया जाता है। तो कुछ लोग अब क्या होते हैं कि सबका माइंड अलग अलग चलता है, सबके सोचने का तरीका अलग होता है। तो हो सकता है कि जिसके साथ भेदभाव किया जा रहा है वो ऐसा सोचे कि हमारे इंडिया में भी जो मुसलमान रहते हैं हमको भी उनके साथ वैसा ही बिहेवियर करना चाहिए। मेरी बात को ध्यान समझना, अगर हम लोगों की थिंकिंग अलग होती है, हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों थिंकिंग होती है एक व्यू को लेकर, तो कुछ लोग हो सकता है कि उसमें ऐसा सोचे कि ये हमारे साथ ऐसा बिहेवियर कर रहे हैं तो हमारे इंडिया में भी इन लोगों के साथ ऐसा ही बिहेवियर होना चाहिए जैसा हमारे साथ पाकिस्तान में किया जा रहा है। और उसमें से हो सकता है कि कुछ लोग ऐसा सोचे कि ये जो बिहेवियर हमारे साथ हो रहा है उसको हम चेंज करने की सोचें कि हमारे साथ ऐसा बिहेवियर नहीं हो। 2 बात आ गई, एक तो हम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हमारे साथ हो रहा है, और दूसरा जो व्यवहार हो रहा है हम उसको चेंज करने की सोचें। अगर आप उसको चेंज करने की सोचते हो तो वो किसके अंदर आता है, धर्मनिरपेक्षता के अंदर आता है। यानी कि पर्टिकुलर हम किसी एक धर्म को नहीं मानकर सभी धर्मों के लोगों को इम्पोर्टेंस देते हैं। ऐसा कब होता था,
जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था उस समय भी क्रिश्चियन धर्म का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। तो वहाँ पर लोगों को जो पनिशमेंट दी जाती थी, जब जेल में डाला जाता था तब उनसे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जाता था और उनके साथ शर्तें भी रखी जाती थी। अगर आप क्रिश्चियन धर्म को फॉलो करते हो तो आपको पिता की जो संपत्ति है उसमें से आपको अधिकार दिया जाएगा, उसके बाद आपको अच्छी जॉब में भी लिया जाएगा। यानी कि ऐसे उनको पॉइंट्स भी दिए जाते थे कि जिनको मानने के लिए लोग मजबूर हो जाए और उसको फॉलो कर ले। तो ये जबरन जो धर्म परिवर्तन होता है उसको हमको रोकना चाहिए। अपनी इच्छा हम किसी भी धर्म को माने, वैसे हमको सभी धर्म को मानना चाहिए, कट्टरपंथी नहीं बनना चाहिए हम इसी धर्म को मानते हैं कि दूसरे धर्म की रेस्पेक्ट नहीं करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, किस प्रकार से धर्म का कह सकते हैं प्रचलन हुआ है, किस प्रकार लोग उसको मानने लगे थे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। When prehistoric humans began to live in communities, हमने हिस्ट्री का जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि इतिहास में लोग किस प्रकार से रहते थे। सबसे पहले तो उनको पता ही नहीं था कि ग्रुप बना के रहना है कि नहीं रहना है, किस प्रकार से अपना जीवन यापन करना है। तो धीरे धीरे उन लोगों ने वो चीज़ें सीखी। तो हमने ये भी पढ़ा था कि धीरे धीरे वो किसको, प्रकृति की पूजा करते थे। प्रकृति के बाद वो इंद्र देवता की, अग्नि देवता की, सूर्य देवता की, इनकी पूजा करने लगे थे। कुछ ट्रीज़ की भी पूजा करते थे। तो यानी कि धीरे धीरे उन लोगों ने कम्युनिटी में यानी कि समुदाय में रहना स्टार्ट किया था। सबसे पहले जब समुदाय में रहना स्टार्ट किया तो उसके बाद क्या आता है कि जब लोग, जैसे हम एक परिवार में भी रहते हैं, अगर परिवार में भी सब अपनी इच्छा से काम करते हैं तो वो परिवार नहीं कहलाता है, कि वो व्यवस्थित नहीं होगा, क्योंकि सब अपनी अपनी इच्छा से काम करते हैं। लेकिन अगर वहाँ पर कुछ रूल्स हो जाए, यानी कि कुछ नियम आपके ऊपर लागू कर दिए जाए, तो वो एक बहुत अच्छा परिवार बन जाता है। तो यहाँ पर भी ये हो गया था कि कम्युनिटी में वो लोग रहने तो लग गए थे, लेकिन उनके ऊपर कंट्रोल कौन करेगा। अब कंट्रोल करने के लिए कुछ नियम होने चाहिए। जैसे हम लोग अपने देश में रहते हैं तो हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है जिसमें रूल्स और रेगुलेशंस दे रखी है, तो उससे हम क्या होते हैं, कंट्रोल में रहते हैं। हमको फ्री हमको दे रखा है कि हम सब काम में फ्री हैं, लेकिन कुछ हमारे ऊपर उसके लिए बाध्यताएं भी लगा रखी है कि आप ऐसा काम करोगे तो ये आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो वो क्या कर रखे, कुछ रूल्स बना रखे। तो यहाँ पर भी अब ज़रूरत किसकी पड़ गई, जब लोग कम्युनिटी में रहने लगे तो कुछ रूल्स की आवश्यकता पड़ गई थी। और रूल्स अगर धर्म के अकॉर्डिंग होते हैं, पर्टिकुलर धर्म में ऐसा लिखा हुआ होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, ज़्यादा मानते हैं। एक तो आप देश की बात नहीं मानोगे, लेकिन आपके कई गीता में, कुरान में, बाइबल में, रामायण महाभारत में ऐसा कुछ लिखा हुआ है तो हम लोग क्या मानेंगे, हमारे धर्म में तो ऐसा लिखा हुआ है तो हम उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या आ गया था, दे ऑल्सो डिवाइज्ड रूल्स ऑफ लिविंग एंड कंडक्ट इन द कम्युनिटी। कम्युनिटी को कंडक्ट करने के लिए कुछ हमको रूल्स की आवश्यकता पड़ गई। तो इसके लिए हमने क्या किया, पर्टिकुलर धीरे धीरे हमने किसी धर्म को मानना स्टार्ट किया था। These rules now needed to be enforced and this needed a system to control and govern the members of the community। देखो क्या दे रखा है, These rules now needed, इन रूल्स के लिए आवश्यक क्या, इन रूल्स को लागू करने के लिए, एनफोर्स्ड का मतलब क्या होता है, लागू करने के लिए, एंड दिस नीडेड अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड गवर्न द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, जिससे हमारा समुदाय जो हो क्या हो, पर्टिकुलर कंट्रोल में रह सके और अच्छे से काम कर सकें। Thus began the system of governance। अब इस सिस्टम को क्या कहा गया, गवर्नेंस कहा गया। The communities gradually new larger developing into towns, cities, states। अब धीरे धीरे क्या हुआ, नए नए डेवलपमेंट हुए, तो कस्बों का विकास हुआ, शहरों का विकास हुआ, स्टेट भी बने थे। उसके बाद हमने जो नई विचारधारा जो उद्भव हुई थी उसमें फैथ्स, बिलीव एंड रिलीजन, क्या दे रखा है, फैथ्स, बिलीव और रिलीजन, ये 3 पॉइंट आप अंडरलाइन करना। पर्टिकुलर किसी के ऊपर विश्वास करना, धर्म को मानना, समानता की भेद भावना रखना, ये सारे पॉइंट्स भी क्या हो गए थे, डेवलप्ड हो गए थे। एंड सो डिड देयर फॉलोवर्स ग्रो इन नंबर, और इनको फॉलो करने वाले जो पर्सन थे उनकी संख्या में भी क्या हो गई थी, बढ़ोतरी हो गई थी। टॉलरेंस फॉर ईच अदर, टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, सहिष्णुता की भावना रखना, सभी के साथ अच्छा बिहेवियर करे, ऐसी थिंकिंग रखना। For each other, economic status, culture and religion was necessary for peaceful and progressive coexistence। देखो दे रखा है कि सबके साथ अच्छा व्यवहार करना, सहिष्णुता की भावना रखना, आर्थिक रूप से किसी को ऊपर नीचे नहीं दिखाना, संस्कृति के रूप से, धर्म के रूप से, इसके लिए आवश्यक क्या हो गया था, और पीसफुल, अच्छे से शांतिपूर्वक जीवन यापन करना, प्रोग्रेसिव कोएक्सिस्ट, यानी कि इन सभी में समन्वय स्थापित करने के लिए इन 3 पॉइंट्स जो डेवलप्ड हो गए थे, तो लोगों ने क्या किया, उनमें विश्वास करना स्टार्ट कर दिया था। Those who were intolerant of other culture and religion either migrated to other places or pushed out the years। देखो क्या दे रखा है,
कुछ लोग होते हैं ना, कट्टरवादी होते हैं, जिन्होंने इन धारणाओं को नहीं माना था, इन संस्कृति को नहीं माना था, इस संस्कृति को नहीं माना था, इन 3 पॉइंट्स को नहीं माना था, उन लोगों ने क्या किया था, और पर्टिकुलर किसी धर्म को ही मानते थे, एक ही धर्म को मानते थे कि हम इसी धर्म को फॉलो करेंगे, दूसरों की कोई बात नहीं सुनेंगे। वो लोग यहाँ से तो माइग्रेट होकर चले गए थे, यानी कि दूसरे स्थान पर रहने के लिए चले गए थे, या फिर उनको बाहर निकाल दिया गया था। तो ये हमने इसका एक फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा था। उसके बाद जो सेकंड पैराग्राफ इससे रिलेटेड दे रखा था कि क्या क्या इसमें और डेवलपमेंट हुए, कैसे कैसे धर्म का विकास हुआ, इसको हम कल के वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। जैसा कि पहेली और बूझो दोनों प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने पौधों और वन्य जीव के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उनसे बोला, तो प्रोफेसर अहमद ने एक भ्रमण की योजना की, यानी कि घूमने के लिए गए थे वो वन्य जीव अभ्यारण्य में, जैव मंडल में, जहां पर उन्होंने माधव जी का मार्गदर्शन लिया। अब आगे देखिए आप, जैव मंडल आरक्षण। प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया, यानी कि घूमने के लिए गए। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए, यानी कि जैव मंडल विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ, जैसा मैंने पहले बताया कि जैव विविधता क्या है, किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधे, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां, यानी कि पेड़ पौधों और जंतु की विभिन्न प्रजातियां होती है जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है, उसके अलावा कहीं नहीं। यानी कि किसी विशेष कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर वह पेड़ पौधे और जंतु की अलग अलग प्रजातियां रहती हो, ऐसा विशेष क्षेत्र जहां पर पौधे और जंतुओं की अलग अलग प्रजातियां रहती हो। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। यानी कि ये जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो होते हैं वह विविधता और संस्कृति को बनाने में सहायक होती है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं, यानी कि कोई क्षेत्र है तो उसके अंदर दूसरा संरक्षित क्षेत्र भी हो सकता है। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान है। देखो, पंचमढ़ी जैव मंडल है, ठीक है ना। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पंचमढ़ी नामक 2 वन्य जीव जंतु अभ्यारण्य भी है। देखो, जैव मंडल के अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य भी बना हुआ है। जैसा कि देखो आप सामने एक मैप दे रखा है, ये मैप है पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का मैप है। इस मैप में देखिए आप, ये रहा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये पंचमढ़ी अभ्यारण्य है, ये पंचमढ़ी, ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और ये बोरी अभ्यारण्य। इसके अंदर संरक्षित क्षेत्र, यानी कि इन क्षेत्रों के अंदर वे जीव जंतु और पेड़ पौधों की प्रजातियां पाई जाती है जो आराम से इसके अंदर रह सके। इनके लिए कानून बनाए गए, कुछ नियम बनाए गए। तो ये सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी अभ्यारण्य और बोरी अभ्यारण्य। आगे देखिए, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। अब पेड़ पौधे जीव जंतु देखो, बच्चों ने भ्रमण करते समय जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। आप कहीं पर भी जाते हो तो आपको हरियाली लगती है तो आप बहुत अच्छा महसूस करते हो और उसकी प्रशंसा करते हो, कितनी अच्छी हरियाली है और हमें बहुत अच्छी लगती है हरियाली, ठीक है ना। तो बच्चों ने भी वो प्रशंसा की। वे लंबे लंबे सागौन के वृक्ष एवं वन्य प्राणियों को देखकर प्रसन्न हो गए, यानी कि वे अलग अलग प्रकार के वृक्षों और जंतुओं को देखकर प्रसन्न हो गए। सागौन एक वृक्ष है ना, ये देखिए आपके अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में। पहेली ने अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास किया। वह उसके पीछे दौड़ने लगा। प्रोफेसर अहमद ने रोक लिया। खरगोश दिखा, अच्छा सुंदर था, पहेली दौड़ के उसको पकड़ने गया तो प्रोफेसर अहमद ने उसको रोक दिया। वह उसके पीछे दौड़ने लगा, प्रोफेसर अहमद ने उसे रोक दिया। उन्होंने समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते, यानी कि जंतु जो होते हैं अपनी आवास में, जो उनका क्षेत्र है, उनके अंदर रहना पसंद करते हैं।
हमें उनको परेशान नहीं करना चाहिए। कोई भी जीव जंतु हो, देखो किसी भी जीव जंतु को हमें परेशान नहीं करना चाहिए। आप कहीं देखते हो तो आप मारना, पीटना, पीछे दौड़ना, छेड़ना, इस प्रकार की हरकत करते हो तो ये अच्छा नहीं है। आप अपने ऊपर लो, अगर आपको कोई परेशान करता है तो आपको कैसा लगता है, उसी प्रकार हमें जीव जंतुओं को भी परेशान नहीं करना है। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु और पौधे एक विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसा मैंने बताया, कुछ पौधे और जंतु एक विशेष क्षेत्र के अंदर पाए जाते हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के वनस्पति जात एवं जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। जो जीव जंतु और पेड़ पौधे, अगर कोई विशेष क्षेत्र है जहाँ पर अगर कोई पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो उनको हम वनस्पति जात कहते हैं। विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधों को वनस्पति जात कहते हैं और विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं को हम प्राणी जात कहेंगे। देखो, साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात है। तो ये सभी पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं। साल है, सागौन है, आम है, जामुन है, सिल्वर फर्न है, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात। तो ये पेड़ पौधों की अलग अलग प्रजातियां हैं। अब देखो, चिंकारा, जैसा कि हमें राजस्थान में चिंकारा है, नीलगाय, बार्किंग, हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी मंडल क्षेत्र, जैसा हमने मैप देखा था ना पंचमढ़ी, तो उसके अंदर यह जीव जंतु पाए जाते हैं। एक बार पुनः देख लीजिए, चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग, हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता और भेड़िया, यह सभी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंदर की प्राणी जात हैं। अब देखिए, इस प्रकार हमने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र देखा जिसके अंदर पंचमढ़ी, सतपुड़ा आदि वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान हैं। तो हमें जो भी मैं आज हम पढ़े हैं उन मेन पॉइंटों को आप एक बार कॉपी के अंदर नोट कर ले में और उनको याद कर ले में। पुनः देख लीजिए, प्राणी जात और वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से वनस्पति जात है, जैसे साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन वनस्पति यानी कि पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं। और चिंकारा, नीलगाय, बार्किंग, हिरण, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि पंचमढ़ी क्षेत्र के प्राणी जात है। वनस्पति जात पेड़ पौधे और प्राणी जात जीव जंतु। गुड मॉर्निंग क्लास। कल अपन प्रश्नावली 1.1 के अंदर सवाल नंबर अपन ने 5वां किया था। इसी कड़ी में अपन आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 6 देखिए, सवाल नंबर 6 क्या कह रहा है कि 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। यानी इस 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना, यानी इस 6/13 को इसके व्युत्क्रम से गुणा करना। किसके? -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा करना। देखो -7/16 का व्युत्क्रम, सबसे पहले मैं -7/16 का व्युत्क्रम बताऊं। व्युत्क्रम क्या आएगा? 16/-7, जस्ट उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, या गुणांक को प्रतिलोम बोलो और व्युत्क्रम बोलो, बात एक ही है। सवाल ये कहना चाह रहा है कि 6/13 को इसके व्युत्क्रम से गुणा करना। अब 6/13 को इसका व्युत्क्रम क्या आया? 7 -7/16 का व्युत्क्रम क्या है? 16/-7 से क्या करना? गुणा करो। जो घटा उसको काट नहीं करना, छोड़ो। 16 80 96 और 91 माइनस का 91। दोनों किस पाड़े से कर रहे हैं? दोनों किसी पाड़े से नहीं करते। तो आपका आंसर क्या आएगा? 96/-91। इसी कड़ी में देखो, सवाल नंबर 7 है, वो आपको बताना है। इसके अंदर कौन सा गुणधर्म लग रहा है, क्या लग रहा है, वो आपको बताना है। ठीक है, इसके अंदर आपको a × b × c, a × b × c, आपको यहाँ पे गुणन का साचरिता नियम लगेगा, क्योंकि यहाँ a × कोष्टक b × c है, फिर बराबर a × b कोष्टक × c। तो यहाँ पे आपको गुणन का साचरिता नियम लगेगा। सवाल नंबर 8 देखिए, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। क्या -1 से 1/8, क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? हाँ या ना? क्यों अथवा क्यों नहीं है? तो क्यों, और नहीं है तो क्यों नहीं, ये बताना। तो सबसे पहले
आपको मैंने बताया था कि गुणात्मक प्रतिलोम में सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो संख्या है उसी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम निकाल करके दोनों का गुणनफल निकाल दो। अगर +1 आता है तो वह वो संख्या उसका गुणात्मक प्रतिलोम होगी। तो सवाल ये कह रहा है, पहले इसको हल करना देखो, 8 का गुणा 1 से 8 8 में 9 -9/8 अपन ने इसको हल किया -9/8। अगर -9/8 सब सवाल क्या है -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है ये हो गया। तो मैं क्या करता हूँ -9/8 को इसका इससे गुणा करता हूँ 8/9 से। 8 से 8 गया 9 से 9 बढ़ गया, क्या बचा -1/1। तो क्या आया -1, यहाँ -1 आया। इसका मतलब यहाँ यह संख्या जो है 8/9 वो इसका गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। देखो इधर यहाँ पे मिल दूंगा 8/9 -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर प्रतिलोम से गुणा करने पर -1 प्राप्त हुआ। तो वास्तव में प्राप्त क्या होना चाहिए कि किसी भी संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम से गुणा करने पर +1 प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यान रखना। जैसे देखो मान लो 3/2 है तो मैं कहूँ 2/3 इसका गुणात्मक प्रतिलोम है क्यों नहीं है, क्यों नहीं। 3/2 को मैं क्या करूँगा 2/3 से गुणा करूँ, 2 से 2 के 3 से 3 के क्या है 1/1 प्लस का 1 है। इसका मतलब यह संख्या जो 2/3 है वह 3/2 का क्या है गुणात्मक प्रतिलोम है। कैसे, जबकि आंसर +1 आया। अगर यहाँ +1 नहीं आता तो गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता। ठीक है, इसी प्रकार सवाल नंबर जो 9 है वो आपको करने की कोशिश करना है। नहीं समझ में आया तो मैं बताऊंगा। आगे बात करते हैं अपन सवाल नंबर 10वां। 10वां सवाल क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। 10वां सवाल आपका ये कह रहा है कि ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। देखो वास्तव में देखा जाए तो 0 का व्युत्क्रम अनंत होता है 0, परंतु यहाँ पे इस किताब के अंदर आपको लिखा हुआ है कि 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है वो क्या होता है कि 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है, क्योंकि कोई संख्या नहीं होती, किसकी संख्या नहीं। अब संख्या होती है तो अपन लिखते हैं, परंतु 0 का व्युत्क्रम क्या होता है अनंत होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो 0 का व्युत्क्रम नहीं है। ठीक है, ऐसे परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है 0। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। ऐसी परिमेय संख्या बताओ जो अपने व्युत्क्रम के समान है। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। अब देखो एक तथा -1, 1 के नीचे 1 का भाग दो तो उल्टा करूंगा 1/1 ही आएगा, तो इसका व्युत्क्रम भी क्या है 1 ही आएगा। इसी प्रकार -1 में 1 का भाग दो उल्टा करूंगा क्या आएगा 1/-1 का भाग दूंगा तो -1 ही आएगा। यानी खुद का व्युत्क्रम सेम है, यानी 1 का व्युत्क्रम 1 ही होता है, -1 का व्युत्क्रम भी क्या होता है -1 ही होता है। तो यहाँ पे संख्या कौन सी मिली आपको 1 तथा -1। ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, यानी 1 और -1 जो दोनों सेम है और अपने व्युत्क्रम के समान है। ठीक है, इसी प्रकार इसका तीसरा देखिए। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, इसी का परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है। अब ऐसी परिमेय संख्या बताओ जो धनात्मक हो और ऋणात्मक के समान हो। अब मुझे बताओ क्या 1 और -1 बराबर होते नहीं, इसका मतलब ये नहीं। क्या 2 और -2 बराबर होते हैं नहीं, यानी आपको क्या मिलेगी 0 अपने आप में 0, चाहे प्लस का लिखो चाहे माइनस का लिखो 0 0 ही कहलाता है। माइनस लगाओ तो भी 0 ही है, प्लस लिखो तो भी 0 ही है, तो दोनों एक दूसरे के क्या है समान। तो कौन सी संख्या है 0 जो धनात्मक और ऋणात्मक के समान है, वह परिमेय संख्या कौन सी होगी 0। ठीक है, ये हो गया सवाल नंबर 10वां। इसी कड़ी में आगे देखते हैं सवाल नंबर 11। देखिए जो इस सप्ताह का लास्ट सवाल है। सवाल नंबर 11 क्या कह रहा है, ध्यान से समझना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको रिक्त स्थान भरना है। सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है, शून्य का व्युत्क्रम है। वास्तव में शून्य का व्युत्क्रम अनंत होता है, परंतु आपके यहाँ पे शून्य का व्युत्क्रम नहीं है लिखा हुआ है। तो पहले का आंसर क्या है नहीं।
शून्य का विक्रम नहीं है। ठीक है, दूसरा देखो संख्या, आपको संख्याएं डैश तथा डैश स्वयं के विक्रम में, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं के व्युत्क्रम है, यानी अभी मैंने बताया क्या कि सवाल नंबर 10 से कहते हैं दूसरा देखो पहले संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, तो कौन सा है 1 और -1 संख्याएं 1 तथा -1 स्वयं के क्या है व्युत्क्रम, तो पहले के अंदर 1 बन रहा है और दूसरे के अंदर -1 बन रहा है। ठीक है, इसके अंदर तीसरा सवाल क्या कह रहा है, देखना ध्यान से, तीसरा सवाल क्या कह रहा है -5 का व्युत्क्रम, -5 का व्युत्क्रम क्या है, -5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है 1। अगर इसको अपन हल करेंगे तो -5 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/-5, ये ध्यान रखना। तो -5 का व्युत्क्रम क्या आएगा, -1/5 बोलो या 1/-5 बोलो, बात एक ही, चाहे माइनस ऊपर लिखो चाहे नीचे लिखो, बात एक ही। ये हो गया सवाल नंबर तीसरा। इसी कड़ी में देखो सवाल नंबर चौथा, देखो इसका चौथा क्या कह रहा है 1/x का व्युत्क्रम, 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा, देखो व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, उल्टा x/1 और x/1 का मतलब एक का किसी भी संख्या में भाग देंगे वही संख्या आएगी तो x आएगी, तो x का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा x प्राप्त होगा। ठीक है, देखो 1/x का व्युत्क्रम क्या होगा x/1 और x/1 का मतलब एक में किसी भी संख्या का भाग देंगे वही संख्या प्राप्त होती है, तो एक से किसी भी संख्या में भाग लगाएंगे तो वही संख्या प्राप्त होगी, करने पर यहाँ पे x प्राप्त होगा। सवाल नंबर 5 देखिए, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा, अब मुझे बताओ दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या प्राप्त होता है, परिमेय संख्या ही मिलता है। दो परिमेय संख्या का गुणनफल आपस में करोगे क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। 3/2 को 4/2 से गुणा करो तो आपको परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। इसी प्रकार सवाल नंबर लास्ट देखिए 6, किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम, धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक ही रहता है, ऋणात्मक नहीं रहता है। अगर यहाँ सवाल ऐसे होता कि किसी धनात्मक परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम, तो अपन यहाँ लिखते ऋणात्मक होता है, क्योंकि धनात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है ऋणात्मक, तो ऋणात्मक संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है धनात्मक। यहाँ पे क्या लिखा हुआ किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम क्या होता है धनात्मक, ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक है, व्युत्क्रम बोलो या गुणात्मक प्रतिलोम बोलो। ठीक है, इसी कड़ी में अपन ना प्रश्नावली 1.1 आज ही समाप्त होती है। इसके जो भी क्वेश्चन वगैरह आपको दिए हैं वो आपको करने, इसके एग्जाम्पल देख लीजिएगा। इसका जो एग्जाम्पल चौथा है, चौथा और पांचवा, वो आप करने की कोशिश करना। नेक्स्ट अगली वीडियो में अपन प्रश्नावली 1.2 के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि अपने लेसन चल रहा था, लेसन फर्स्ट कैसे कब और कहाँ, इसमें अपन ने औपनिवेशिक के बारे में अपन ने पढ़ा था कि भाई जो शक्तिशाली राष्ट्र होता है वो किसी कमज़ोर राष्ट्र के ऊपर नियंत्रण कर लेता है, जैसे कि राजनीतिक है, सामाजिक है और आर्थिक दृष्टिकोण से है ना, उस पर अधिकार कर लेता है। तो वो क्या कहलाता है, जिस देश के ऊपर अधिकार कर लिया जाता है वो उसका उपनिवेश कहलाता है। ये कहलाती है औपनिवेशिक करण की नीति कहलाती है। तो अंग्रेजों ने भारत के ऊपर यही किया था, उन्होंने धीरे धीरे क्या करा था, अपनी छोटी छोटी कंपनियां शुरू की, व्यापार के माध्यम से वो इन्होंने भारत में एंट्री करी थी। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू करी, उसके बाद में उन्होंने कई जगह पर अपनी छोटी छोटी कंपनियां स्थापित कर ली और भारत की जो कंपनियां थी उनको अपने अंदर मिलाते गए, है ना। और जैसे कि ये राजा महाराजा जो थे उनको भी इन्होंने क्या कर दिया था, हरा दिया था। उनको भी बंदूक की नोक पर है झगड़े करके, लड़ाइयाँ करके उनको अपने अंदर मिला लिया था, जिस कारण से क्या हो गए, पूरा देश को उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया और हम उनके अधीन हो गए, जो हम उनके उपनिवेश कहलाए थे। उसी प्रकार से हम किस तरह जानते हैं, देखो अब अगला पॉइंट है कि हम किस तरह जानते हैं। किस तरह जानते का मतलब क्या है कि जैसे 250 वर्षों का अंग्रेजों के अपने पर भारत पर लगभग 250-300 वर्षों तक उन्होंने क्या करा था, अधिकार किया था। अब उन 250-300 वर्षों का अधिकार हम किस प्रकार जान सकते हैं, है ना, कैसे हम उस चीज़ को बता सकते हैं।
कि उस समय क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें हम कैसे जान सकते हैं। तो और उस समय जो इतिहासकार जो है उनके मुख्य स्रोत क्या है इतिहास लिखने का। अगर अपना इतिहास लिखें अंग्रेज़ों के बारे में तो अपना इतिहास वो कहाँ से लिखेंगे, है ना। तो उस समय क्या था, अंग्रेज़ जो थे वो क्या करते कि हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते थे। उस समय अंग्रेज जो थे हर चीज़ का रिकॉर्ड रखते थे, हर चीज़ लिखा करते थे। जैसे कि फैसले है, कोई उन्होंने प्लान बनाया है, कोई नियम बनाए हैं, उन्होंने किसी से सहमति ली है या कोई रिपोर्टें बनाई है, वो सारी चीज़ें क्या करते थे, वो लिखित रूप में लिखते थे। हर चीज़ को लिखित में रखते थे, हर चीज़ को संभाल कर रखते थे। उन्होंने कई रिकॉर्ड रूम भी बनाए थे। रिकॉर्ड रूम का मतलब क्या है कि जैसे कि उन्होंने जो भी रिकॉर्ड लिखा है, जो भी चीज़ें उन्होंने दस्तावेज लिखे हुए हैं उनके, या पत्र लिखे हुए हैं या कोई एप्लीकेशनें बनाई हुई है, तो वो क्या करते, उन सब चीज़ों को अलग से रूम के अंदर रखा करते थे। उनके उन्होंने अलग अलग विभाग के अंदर अलग अलग बहुत सारे कक्ष स्थापित कर दिए थे। अब देखिए आगे आता है प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अभिलेखों को प्रशासन तैयार करता है। देखो, अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। देखो, उस समय जब ब्रिटिश शासन का अपना शासन था, उस समय उन लोगों ने क्या करा, हर चीज़ को लिख करके रखा। अभी मैंने बताया था हर चीज़ को उन्होंने लिख करके रखा। उसके बाद में जो बाद में जो इतिहासकार आए थे, वो सारी लिखित सामग्री उनको मिल गई थी, तो उनका इतिहास को लिखने में उनको इतनी परेशानी नहीं आई थी और उनको एक इतिहास के स्रोत उनको मिल गए थे। इनके ये महत्वपूर्ण साधन थे। अंग्रेजों की मान्यता थी कि हर चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है, भले चीज़ छोटी हो, बात बड़ी हो, कैसी भी हो, उसको लिखना अति आवश्यक रहता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। कोई सा भी, जैसे कि उन्होंने कभी कोई फरमान जारी किया हो, कोई निर्देश दिया हो, उन्होंने जब भी समय समय पर अलग अलग प्रकार की योजनाएं बनाई हो, कौन सी योजना कब बनी है ना, उनकी सबकी जो रिकॉर्ड जो होता था लिखित रूप में लिखा करते। नीतिगत फैसले, यानी कि आपने आपसी फैसले वो क्या लेते थे, कौन से नियम बनाते थे, वो सारी चीज़ें लिखित रूप में रखते थे। सहमति जो होती थी, यानी कि एक दूसरे से सहमति भी लेते थे वो, है ना, किसकी रजामंदी है, किसी की नहीं है, तो वो भी सारी चीज़ें उसमें लिखा करते थे। जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह से अध्ययन किया जा सकता है। अगर अपन हर चीज़ को लिखित रूप में अगर रखेंगे तो उस चीज़ का अपने को अध्ययन करने में कठिनाई नहीं आती है और उन पर वाद विवाद भी किया जा सकता है। अगर वाद विवाद भी कर सकते हैं अपन, सही भी बोल सकते हैं और गलत भी बोल सकते हैं, भाई आपस में ऐसे कर सकते हैं। इस समझदारी के चलते ज्ञापन दे सकते हैं अपन, उन पर टिप्पणियां लिख सकते हैं अपन। उसी प्रकार से जो इतिहास है उसका अपन प्रतिवेदन लिख करके तैयार कर सकते हैं, है ना। तो अगर हमारे को लिखित रूप में कोई चीज़ मिलेगी तो उसको हम हर प्रकार से अपन वापस लिख सकते हैं, इसका इतिहास बना सकते हैं। देखो, अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना भी जरूरी है। ये भी सही है कि भाई कोई से भी कानूनी दस्तावेज हो या धार्मिक हो या आर्थिक हो, किसी भी प्रकार के राजनीतिक दस्तावेज हो, उन सबको क्या करना पड़ता था, अवेयर कर रखना पड़ता था, यानी कि संभाल कर रखना पड़ता था। उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बना दिए, यानी कि उनके जितने भी शासन के मध्य, यानी कि राजकीय जो कक्ष हुआ, राजकीय जो दस्तावेज होते थे, यानी कि उसमें संस्थान अभिलेख कक्ष भी बना दिए उन चीज़ों को रखने के लिए। जो दस्तावेज होते थे, पत्र होते थे, रिपोर्टें होती थी, रूल्स की फाइलें वगैरह जो होती थी, उन सबको क्या करते थे, लिखने के लिए उन्होंने अलग अलग अभिलेख बनवा दिए थे, कक्ष बनवा दिए थे। जैसे कि तहसील के दफ्तर में, जैसे कि तहसील के अंदर क्या है, तहसीलदार का दफ्तर होता है, तो उसमें जितने भी रिकॉर्ड होते हैं, जैसे कि किस व्यक्ति ने कौन सी ज़मीन कब खरीदी, किसने कब बेची, कौन सी सरकारी ज़मीन है, कौन सी निजी ज़मीन है, उन सबका जो लेखा जोखा होता है, वो सारे रिकॉर्ड जो होते हैं वो कहाँ पड़े रहते हैं, तहसीलदार के वहाँ पर जो कक्ष बना हुआ था वो उसके अंदर रखा जाता था। इसी प्रकार से कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्री के अंदर जो भी कानूनी दस्तावेज होते हैं, जो भी रिपोर्टें वगैरह सब होती है, फाइलें वगैरह होती है, वो सब उनके अंदर सुरक्षित रखे जाते हैं। उसी प्रकार से कमिश्नर के दफ्तर में है, वहाँ पर भी यही होता है। प्रांतीय सचिवालय है, उसमें सभी प्रांत का रिकॉर्ड रखा जाता है, प्रांत का जितने भी जिले वगैरह जो भी आते थे उस समय वो उसमें रखे जाते थे। कचहरी, सबके अपने अलग अलग विभाग के अंदर अलग अलग रिकॉर्ड रूम बनाए जाते थे, अलग अलग कक्ष बनाए जाते थे।
महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। देखो महत्वपूर्ण, बहुत सी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती है, कानून के समक्ष भी हो सकती है, धार्मिक ग्रंथ भी हो सकते हैं, है ना, राजनीतिक भी हो सकते हैं, किसी प्रकार के किसी की इतिहास लिखी भी हो सकती, जैसे कि अपने पहले प्राचीन समय में था, जैसे कि पांडुलिपियाँ वगैरह थी, तो उनके दस्तावेज क्या करे थे, ताम्र पत्रों के ऊपर लिखवा पड़ते थे और भोज पत्रों पे लिखे हुए थे, पेड़ों की छाल के पत्ते बने हुए थे उन पे, तो उनको क्या लिखा, कहाँ रखा था, अभिलेखागार में सुरक्षित रखा गया। तो इन्होंने भी क्या करा कि अपने जितने भी दस्तावेज हुआ करते थे उनके लिए अभिलेखागार व अच्छे संस्थान बना दिए गए, संग्रहालय बना दिए गए, जहाँ पर कि वो सारी चीज़ें सुरक्षित रहती हैं। जो कि आज हम इतिहास लिखते तो उनके बारे में अपने को ज़्यादा खोज करने की आवश्यकता नहीं होती है। अब आता है अभिलेखागार किसे कहते हैं। अभिलेखागार वह स्थान होता है जहाँ पर सरकारी दस्तावेज है, जैसे कि कानूनी है, न्याय वाले हैं ना, ये सारे दस्तावेज है या उनकी रिपोर्टें हैं, फाइलें हैं, इम्पोर्टेंट कागज़ है, वो सारे रखने का जो स्थान होता है, धार्मिक ग्रंथ रखने का स्थान है, वो कहलाता है अभिलेखागार कहलाता है, संग्रहालय जिसको अपन बोलते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागार में देख सकते हैं। देखिए 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन की ओर से, यानी कि एक शाखा से दूसरी शाखा के अंदर जो ज्ञापन दिया जाता था, जो रिपोर्टें पेश की जाती थी या जो पत्र पेश किए जाते थे, वो क्या है अभी भी उन अभिलेखागारों में मिल जाते हैं हमको। वहाँ पर आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं, या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश है, सुझाव है, इनको भी हम देख सकते हैं। देखो 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई गई, यानी कि ये जो सारे जो रिकॉर्ड्स थे, सरकारी दस्तावेज थे, इसमें नियम रूल्स वगैरह सारे लिखी चीज़ें होती थी, निर्देश भी लिखे हुए थे, जो भी उस समय हुआ था सारे लिखे हुए, तो उनकी क्या है कि वापस प्रतिलिपियां बनाई गई, नकल करके उनको अलग से उतारा गया था। उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेखनवीसी ऐसे लोग होते जो सुंदर ढंग से चीज़ों को लिखते थे, यानी कि नकल करने वाले, जिसको कि अपन अपनी भाषा में बोल सकते हैं नकलनवीस कहते हैं जिसको, है ना। खुशनवीसी के माहिर लिखते थे, वो बहुत अच्छे सुंदर तरीके से उनकी सुलेख लिखा करते थे। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई यानी कि प्रिंटिंग प्रेस, जैसे कि अपन बोलते हैं जिसको प्रिंटिंग प्रेस जो है उसका भी प्रचलन हो गया था। तो बहुत सारे जो दस्तावेज वगैरह थे, बहुत सारी जो फाइलें थी, है ना, उनकी कई सरकारी जितने भी विभाग थे, उनकी कार्रवाइयों के जितने भी दस्तावेज वगैरह थे, उन सबको क्या कर दिया, प्रिंटिंग प्रेस के द्वारा उनकी अलग अलग छपवाइयाँ करवा दी गई थी, और वो आज भी कहाँ है, अभिलेखागारों में सुरक्षित रखा हुआ है। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। ये देखो यहाँ पर अब तुम्हारी पुस्तक के अंदर ये बना हुआ है, अब ये नोट भी कर लेना। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में ये बनाया गया था, तो इसको अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो ये अपना आज का ये हुआ पूरा टॉपिक, आज का ये अपना था प्रशासन अभिलेख तैयार करना। देखो गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्टें, एक स्रोत के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देख लेते हैं। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही है उसके कुछ नमूने इस प्रकार से हैं। देखो भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों को बगावत करने के लिए कुचलने का प्रयास कर रहे थे, यानी कि उनको मारने का प्रयास करती। उस समय कौन कौन सी यानी कि घरेलू विभाग, भारतीय विभाग के द्वारा जो रिपोर्टें भेजी गई थी बम्बई, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज़ अभी भी बंदरगाह से बाहर हैं, यानी कि पहली रिपोर्ट में ये लिखा हुआ था। फिर था कराची में 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं, ये भी एक प्रकार की रिपोर्ट है। फिर आती है तीसरी, विशाखापट्टनम में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दी गए। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर
नहीं आए। अब ये सारी उन लोगों ने रिपोर्टें बना बना करके क्या कर रखा था, ये रख रखी है, जो कि ये अभी वहाँ पर अभिलेखागार में मौजूद है, वो उनको हम देख सकते हैं। ठीक है, ये अपना आज का टॉपिक पूरा हुआ, अभिलेख तैयार करना। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व, यानी कि उन्होंने सर्वे करने पर इतना महत्व क्यों देते थे, इसके बारे में अपन है जो नेक्स्ट वीडियो के अपन अध्ययन करेंगे। थैंक यू।